नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और इसके साथ आपकी KPM टीम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है आपकी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से वेल मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के SST यानी सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम यहाँ पर चला रहे हैं। और आज उसी के ऑर्डर में आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में कृषि के यानी कृषि चैप्टर के हमने बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लघुत्तरी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम आपके साथ दीर्घोत्तरी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप जैसा कि हम आपके साथ मेहनत करें और आप भी हमारे साथ मेहनत करिए और चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कर रहे हैं और जो अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को देखना। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, पेय फसल जैसा कि आप जानते हैं मतलब ऐसी फसल जिसको हम क्या करते हैं पीने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब आपकी जो हैं वो पेय फसलें हैं। तो उनमें से किसी एक फसल का नाम लिखना है और उस पर उसके पूरी तरीके से उसके उत्पादन से लेकर के उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूरा हमको वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। चाय भारत और विश्व में प्रचलित प्रमुख पेय पदार्थ है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका होगा, चाय पूरे भारत में, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे प्रचलित पेय पदार्थ है। साथ ही भारत का चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है। पूरे दुनिया में भारत प्रथम स्थान पर है चाय के उत्पादन में। चाय की अच्छी उपज हेतु उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए आर्द्र एवं लंबी अवधि वाले ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता होती है। मतलब चाय के लिए गर्मी का जो मौसम होता है वो काफ़ी लंबे तक हो रहना चाहिए, ऐसे मौसम की ज़रूरत होती है। चाय के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब चाय के लिए मैक्सिमम जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। इसके लिए वर्ष भर हल्की फुहार वाली बारिश चाहिए। मतलब बारिश ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, हल्की फुहार वाली बारिश पूरे साल होनी चाहिए ताकि इसकी जो कोमल पत्तियां हैं उनका विकास अच्छी तरीके से हो सके। चाय की खेती के लिए ढालदार भूमि चाहिए ताकि बारिश का पानी इनकी जड़ों पर लगे ना, जिससे पानी पौधों की जड़ों में ना रुके। और इसलिए चाय अधिकतर पहाड़ी ढालों पर उगाई जाती है। इसके लिए डेल्टाई नवीन जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है। मतलब कि चाय की खेती के लिए डेल्टाई नवीन जलोढ़ मिट्टी एकदम सबसे अच्छी होती है। यह असम, पश्चिम बंगाल तथा केरल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व दून क्षेत्रों में तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है, चाय पैदा की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक पेय पदार्थ, पेय फसल जो कि चाय है, इसके बारे में हमने पूरी तरीके से अच्छी डिस्कस कर लिया कि चाय कहाँ पर होती है, इसके लिए कैसी भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, तो और इसमें भारत का कौन सा स्थान है, और सारी चीज़ें को हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से चाय की खेती होती है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करिए। चलिए, चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का हम देखते हैं उल्लेख यहाँ पर। उत्तर है आपका, देश की ज़्यादातर जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। मतलब देश के ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। खरीफ की फसल चावल को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। मतलब कि ये मैदानी भागों में और नदी घाटी क्षेत्रों में ज़्यादातर उसमें पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे प्रयुक्त होती है, यानी सबसे बेहतरीन होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों
में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। मतलब जहाँ पर बारिश की कमी होती है वहाँ पर नहरों से और नलकूपों से सिंचाई की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर धान की खेती नहरों और नलकूपों की सिंचाई से की जाती है। चावल के लिए जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ ऋतु में इसकी कटाई की जाती है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके चावल की खेती की जाती है। उसके बाद कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसके अनुकूल परिस्थिति तैयार कर इसकी खेती की जा रही है, जैसा कि राजस्थान में, यहाँ पर कुछ राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऐसा देखा गया है और इस तरीके से खेती की जा रही है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। चलिए हम देखते हैं कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं, कृषि में बढ़ावा देने के लिए और कृषि में अधिक पैदावार करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने निम्न उपाय किए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा की गई हैं कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए। सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की है, मतलब कि ताकि कृषि जो है वो आधुनिक तरीके से हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर की कृषि संबंधी शिक्षा का देश के कई भागों में विस्तार किया गया है, मतलब कि एग्रीकल्चर की जो स्टडी कर सकें ऐसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। टीवी पर दूरदर्शन, रेडियो एवं कृषि प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को उन्नत बीजों, कीटनाशकों, नए कृषि यंत्रों, मृदा आदि की जानकारी दी जाती है। रेडियो पर लगातार चीज़ें बताई जाती हैं किसानों को, किसान भाइयों को, कि किस तरीके से कौन से बीजों का यूज करना है, कौन से नए कृषि यंत्रों का यूज करना है, मृदा के बारे में, मृदा जो है वो उसकी पैदावार लगातार अच्छी होती रहे, ऐसी उसकी उपजाऊपन उसको बनाए रखने के लिए भी जानकारियाँ दी जाती हैं टीवी और रेडियो के माध्यम से। तीसरा उपाय सरकार ने किया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने काफ़ी दिनों से प्रचलित जमींदारी प्रथा को समाप्त कर खेती करने वाले किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और आर्थिक असमानता में गिरावट आई। मतलब कि जैसे कि पहले जमींदारी प्रथा चलती थी और उसमें जो है वो कोई एक व्यक्ति पूरे गांव की ज़मीन का मालिक होता था, तो उसमें जो है आए दिन लगातार छोटे किसानों का शोषण किया जाता था और इसकी वजह से लोग अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाते थे अपने अनुसार, और जिसकी वजह से उत्पादन भी यानी पैदावार भी उतना ज़्यादा नहीं होता था और आर्थिक असमानता समाज में काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसा करने से, सरकार के जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समानता आई है और जो है उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। चलिए अगला देखते हैं, खेती की पैदावार बढ़ाने में कृषि उपकरणों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनसे न केवल उपज बढ़ती है अपितु जुताई, बुआई, निराई, कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव, सिंचाई, जल फुहार सिंचाई, कटाई, गहाई, परिवहन तथा भंडारण में लगने वाले समय में भी काफ़ी बचत होती है। मतलब कि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से जो खेती काफ़ी टाइम लगता है जिसको करने के लिए, उसको कम समय में किया जा सकता है और लागत भी जो है पहले के कंपेयर में कम आती है। जैसे कि पहले बैल से जुताई होती थी, अब जो है ये जो है कि ट्रैक्टर से जुताई होती है और कई तरह के ऐसे ही कृषि यंत्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगला है, किसानों को कृषि उपजों का उचित मूल्य सीधे और समय पर मिले, इसके लिए कृषि उपजों की खरीद का दायित्व सरकारों ने लिया है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है। अगला है, रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कई उर्वरक कारखाने देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, परंतु अभी भी हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। फलतः उर्वरकों का आयात भी किया जाता है। तो इस तरीके से अभी भी बहुत सारे रासायनिक खाद के कारखाने हमारे भारत देश में खुले हुए हैं, लेकिन मांग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये कारखाने उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाते हैं रासायनिक खादों को, जिसकी पूर्ति हमारे किसानों की मांग को पूर्ति की जा सके। तो इसलिए जो है खाद यानी रासायनिक खादों को बाहर से आयात करना पड़ता है, विदेशों से।
तो ये सारे उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा कृषि में उत्पादन वृद्धि करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखिए। चलिए हम देखते हैं इस पर, भारत की प्रमुख फसलें। पहले देख लेते हैं भारत में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, काफ़ी, उसके बाद गन्ना, तिलहन, कपास और जूट भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। तो इसमें आपको पूरी हर एक फसलों पर टिप्पणी लिखना है। तो जैसे चावल यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, अगर हम इसको एक एक करके हेडिंग बना के लिखने लगते हैं। तो इसको आपको करना है कि जैसे चावल आप हेडिंग करिएगा और उसके बाद चावल के अनुकूल परिस्थितियों को यहाँ पर बताइए कि चावल किस परिस्थिति में, इसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, किस तरीके से चावल को उगाया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो इसमें आपको पूरी तरीके से लिख देना है। वैसे गेहूँ कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, इसके लिए क्या तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए और ये किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इसके लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इन सबको सभी हेडिंग्स में आपको यहाँ पर ऐसे आपको पूरी हेडिंग्स बना देनी है और इसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर था उसको हमने डिस्कस कर लिया है और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वीडियो को 2-3-4 बार देख करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एकदम तैयार कर लीजिए। ये इसके चांसेस, इस क्वेश्चन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के, क्योंकि ये 2021 में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप आई होप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करेंगे और हमारे साथ मिलकर करेंगे और हमारा सहयोग भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।